अस्थमा जो है एक एलर्जी की दिक्कत है, जो अपने सांस की जो कोशिकाएं और नलकियां होती हैं उसमें सूजन आ जाती है। बेसिकली एलर्जिक प्रॉब्लम होती है जब पेशेंट किसी भी एलर्जेंस के एक्सपोजर में आता है, तो उसको ये सब सांस की दिक्कतें, खांसी, बलगम बनना, चेस्ट में टाइटनेस रहना, ठीक है ना, ये सब दिक्कतें आती हैं। और इसका बेसिकली क्या है कि आज हम इसलिए इकट्ठे हुए कि कल, जैसा कि आप सबको पता ही है कि भाई कल वर्ल्ड अस्थमा डे है, और इस बार हमें ये है कि भाई जो हमारा टारगेट है वो ये है कि जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो डिज़ीज़, ताकि उसका निदान भी जल्द से जल्द हो पाए। डॉक्टर साहब थोड़ा आप बताएं कि क्या बचाव करने चाहिए अस्थमा को लेकर, किस तरीके से? अस्थमा जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि मेनली एक एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो इसमें दो तरह के फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। एक जेनेटिक फैक्टर्स जो कि व्यक्ति के इनहेरेंट फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति ज़्यादा प्रीडिस्पोज होता है बाहर एनवायरमेंटल एलर्जन के प्रति। सेकेंडली एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो धूल, मिट्टी, धुएं, पोलन के रूप में बाहर पाए जाते हैं। ये जो एलर्जन है ये सभी लोगों के लिए हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोग इससे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, उनकी बॉडी जेनेटिकली इस तरीके से है। तो उनके लिए बचाव का तरीका में यही है कि सबसे पहले उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करें जिससे उनकी समस्याएं आमतौर पे बढ़ जाती हैं, और जितना बेहतर हो उससे उसको अवॉइड करें। घर से बाहर जाएं तो मास्क पहन के रखें, प्रदूषण से बचें, अपने घर के अंदर जितने भी पेट्स हैं उनको थोड़ा सा दूर रखें। पेड़ पौधों के अंदर भी कई बार पोलन्स और ये सारी दिक्कतें रहती हैं, तो इस एनवायरनमेंट के अंदर जितना बच के रहें यही बेहतर उसके अंदर उपाय है। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा ये बताएं कि जो महिलाएं चूल्हे पे काम करती हैं कितना इससे प्रभावित होती हैं, क्या? बहुत ज़्यादा, खासकर इंडिया जैसे देश में जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन द विलेजेस, इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ तक कि देखेंगे कि उनमें दमा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ना कि सिर्फ उनमें, उनके बच्चों में, उनके परिवार वालों में भी। और धीरे धीरे उनके फेफड़े ख़राब होते होते आगे जाके ये COPD की बीमारी तक ले जाते हैं। सो इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, एंड बायोमास का अवेयरनेस यहाँ पे हमें ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ स्मोकिंग अगेन, और किसी भी प्रकार का धुआं हो। घर में हम लोग धूप अगरबत्ती जलाते हैं, हम ये सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे रिलीजियस मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं, पर जिसको दमा है या जिसको इस प्रकार की एलर्जी, उनको ये चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। स्मोकिंग का भी, बीड़ी, हुक्का, ये सब बहुत रेगुलर है यहाँ के विलेजेस में। तो इसमें ना कि सिर्फ उस व्यक्ति विशेष पर असर पड़ता है, बल्कि उससे सारे परिवार वालों, उनके बच्चों तक में असर पड़ता है, बल्कि नवजात शिशुओं तक में असर पड़ता है अगर कोई घर में स्मोकिंग कर रहा है। तो आप बताइए डॉक्टर साहब, जो अस्थमा है इसके कितने प्रकार हैं, कितनी एज वाले को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं? हाँ जी, जैसा कि सब बात हो ही रही है कि एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट कर सकता है टू पोलन एंड डस्ट। हर एक को ये नहीं भी होगा, इसलिए इनके 3 प्रकार हैं। हम इन्हें माइल्ड, मॉडरेट और परसिस्टेंट बोलते हैं। जिन बच्चों को सिर्फ हल्की खांसी ज़ुकाम के साथ सांस फूल रही है, उनको ज़रूरी नहीं होता कि उन्हें कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे डाला जाए। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी अगर एपिसोड्स की बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम इन्हें मॉडरेट टू परसिस्टेंट ग्रेड में डाल रहे होते हैं। और इन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है अगर ये लॉन्ग टर्म थेरेपी पे रहें। नहीं तो है तो सांस का बीमारी, बट दैट कैन कॉज लॉस ऑफ वेट। बच्चे अपनी डेवलपमेंट भी स्लो कर रहे होते हैं, शारीरिक, मानसिक डेवलपमेंट सारा कुछ इफेक्ट हो रहा होता है। तो इट इज़ टाइम टू एक्ट अर्जेंटली, और इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि जब होगा हम तब उसका इलाज ले लेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमें इनको मेंटेनेंस थेरेपी पर भी रखना पड़ता है, कई ऐसे बच्चों को। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा ये बताएं कि जो महिला होती है, जो गर्भवती हो जाती है और जो इसका अस्थमा से पीड़ित है, तो बच्चे पे भी असर पड़ता है? अस्थमा की वजह से जो हाइपोक्सीमिया होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, वो बच्चे को ज़्यादा नुकसान करती है एज़ कम्पेयर टू जो हम स्टीरॉयड्स इन्हेलर देते हैं पेशेंट को, वो नुकसान करना। तो अस्थमा का ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू ये सोचना कि मैं स्टीरॉयड्स नहीं लूँगी, अस्थमा के कभी कभार सिम्टम्स आ रहे हैं वो झेल लूँगी। वो ज़्यादा नुकसान करेगा बच्चे को, ना कि स्टीरॉयड्स का नुकसान करेंगे। सो आप ऑन टू एड ऑन थेरेपी को डिस्कार्ड कर सकते हैं, जैसे मॉन्टेर हो गया, मतलब मॉन्टिलोकास्ट हो गया, लेकिन आपको इन्हेलर, स्टीरॉयड इन्हेलर लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इन्हेलर कितना सेफ है रेगुलर लेना? सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हेलर आप स्टीरॉयड्स की जो डोज इन्हेलर में है वो 1/10 ऑफ द डोज है जो आप ओरली लेते हो। तो पेशेंट्स को लगता है गोली लेना बेटर है एज़ कम्पेयर टू इन्हेलर, बट उसका डोज आप 1/10 ले रहे हो। एक साइड इफेक्ट ज़रूर रहता है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्हेलर्स पे हो तो आप निमोनिया के लिए थोड़े से प्रोन हो जाते हो, लेकिन आप अगर अपना अस्थमा कंट्रोल में रखोगे और अपनी मेडिकेशंस टाइम पे लोगे तो आप
जैसे कि अभी रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं कोविड-19 एंड अस्थमा, तो कोविड-19 वेल कंट्रोल्ड अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब आप बताएं कि अगर भारत की बात की जाए कितने लोग इस रोग से पीड़ित हैं और डेथ का रेशो क्या है इसमें? इसमें एक जो अनुमान के आधार के तहत अपने ये कह सकते हैं कि 30 मिलियन लोग इंडिया के अंदर पीड़ित हैं इस समय अस्थमा से, और अराउंड ये पूरे अगर विश्व की बात करें तो ये कम से कम 13% बैठता है। मतलब इंडिया में अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो कि अस्थमा से पीड़ित है। और जो इसे मोर्टेलिटी रेट जो डेथ का आपने जिक्र किया, उससे अपनी मान के चलें कि अराउंड 40 to 45% के बीच के अंदर इसमें डेथ रेट रहता है उसमें, जो पेशेंट इससे जो सीवियर अस्थमा में चले गए। और ऐसी बात नहीं कि ये ठीक नहीं हो सकते थे, बेसिकली बस ये है कि भाई इग्नोरेंस है। पेशेंट यूजली क्या डिस्क्लोज़ करना पसंद नहीं करते हैं अपने सेट हमारे यहाँ इंडिया के अंदर कि भाई मुझे अस्थमा है और मैं इनहेलर का प्रयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अपनी बीमारी बढ़ाते रहते हैं। जब एक बार बीमारी बढ़ जाती है तो फिर इसलिए मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। सर हाउ कैन ए पर्सन मतलब वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है सिम्टम्स क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, जैसे खांसी आना, रात के टाइम खांसी ज़्यादा आना, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होना, टाइटनेस लगना, या सांस में कोई सीटी जैसी आवाज़ बजना या गड़गड़ाहट होना। और पेशेंट खुद ही बता देते हैं कि भाई जब ऐसा मौसम आता है तो मुझे दिक्कत ज़्यादा होती है। यूजली अपने हरियाणा के अंदर, खासकर हरियाणा पंजाब के अंदर जहाँ पे खेती का कारोबार काफ़ी लोग करते हैं, तो वहाँ जब कटाई का सीज़न होता है तो उस समय लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। या फिर चेंज ऑफ वेदर से ही बहुत फ़र्क पड़ता है, एकदम जैसे बरसात शुरू हो जाएगी, मानसून शुरू हो जाएगा, तो उमस के कारण भी ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और बाकी जिनको भी ये दिक्कत है वो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, जो भी आसपास कोई डॉक्टर हैं उनके पास, तो उसको मिलें। और बेसिकली क्या है कि अच्छी क्लिनिकल हिस्ट्री, उसका एग्जामिनेशन, और कुछ एक टेस्ट हैं जैसे स्पायरोमेट्री वगैरह करके देख सकते हैं हम लोग, उससे पता चल जाता है कि भाई इस मरीज को अस्थमा है। सर क्या अस्थमा का पेशेंट मतलब विदाउट एलोपैथिक टैबलेट्स के लिए घर पे ठीक हो सकता है? देखो उसमें ऐसा है कि विदाउट एलोपैथिक की बात नहीं है, बात यह है कि इसमें अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे वो कभी कभार भी क्यों ना आ रहे हो, तो उसका इलाज ज़रूरी, क्योंकि हो सकता है आज तो बीमारी थोड़ी सी है, हो सकता है कल बढ़ जाए। ठीक है। फास्ट फूड अस्थमा के लिए कितना असुरक्षित है सर? किससे? फास्ट फूड अस्थमा के लिए कितना असुरक्षित है? फास्ट फूड हर चीज़ के लिए असुरक्षित है, सिर्फ अस्थमा के लिए नहीं। कोई ऐसी बीमारी बता दो जिसके लिए फ़ायदेमंद भी, तो सबके लिए कहते हैं ये कि फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। जिसे जैसे जो भी प्रोसेस फूड होता है या फिर तली तलाई चीज़ें, बाहर की चीज़ें हैं, वो अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ओबेसिटी कितना हार्मफुल है अस्थमा के लिए? किसमें? ओबेसिटी। ओबीस पेशेंट के अंदर अस्थमा के बेसिकली रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। बेसिकली अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है और ओबीस भी है तो उसमें डेथ के रेट भी बढ़ जाते हैं। जितनी भी कोमोर्बिडिटीज़ होती हैं, अब जब अगर आपको कहते हैं ओबेसिटी होगी तो आपको शुगर के चांसेस बढ़ जाएंगे, बीपी के चांसेस बढ़ जाएंगे, तीसरा अस्थमा आपने बता ही दिया, तो इसमें कहते हैं डेथ रेट बढ़ जाती है। क्या रेगुलर एक्सरसाइज से ओवरकम कर सकते हैं अस्थमा? नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज से ओवरकम की बात नहीं है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आपके पास लक्षण नहीं है, किसी को पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा लक्षण होते हैं कि भाई सांस में दिक्कत आ रही है, तो वैसे भी इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि अगर जैसे अब आपके लक्षण जैसे ठीक हो गए तो आप आराम से वॉक भी कर पाओगे। अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट लोगे तो आप ये सारे काम भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर बहुत लोगों को है जो बड़ी एक्टिव लाइफ जीते हैं, उनको अस्थमा है और बहुत अच्छी एक्टिव लाइफ जीते हैं वो लोग। डॉक्टर भूषण जी, जैसे बीपी की मशीन आती है, अस्थमा के लिए भी कोई ऐसा मशीन है जिससे कि पीक फ्लो मीटर किया जा सके? पीक फ्लो मीटर करके एक डिवाइस है जिसमें हम कोई भी पेशेंट अपने घर पे ये नाप सकता है कि उसका पीक फ्लो कितना है। हर एक व्यक्ति की एज और जेंडर के अनुसार उसकी कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। उन नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर अगर पेशेंट की वैल्यू आ रही है तो उस पेशेंट अपने आप एसेस कर सकता है कि उसका अस्थमा भी वेल कंट्रोल्ड है या नहीं है। डॉक्टर साहब आप थोड़ा बताएं कि नमस्कार। अस्थमा पे क्या आप संदेश देना चाहोगे जागरूकता के लिए लोगों को? अस्थमा जैसे पहले ज़माने में इसको बड़ा ऐसा मानते थे, टैबू मानते थे कि हो गया, वो फिल्मों में सांस लेके दिखाना और काफ़ी डरावना रूप देते थे। समय के साथ डेफिनेटली एलर्जीज़ तो बढ़ी हैं, लेकिन इलाज का रूप स्वरूप इतना बदल गया है कि अब हमें पता है आगे बढ़ना कैसे। और क्योंकि मैं नाक कान गले की डॉक्टर हूँ, अपनी ये जो 2 ओपनिंग्स हैं इन्हीं के थ्रू हम अंदर लेते हैं एलर्जेंस अपने अंदर, और कुछ शरीर किन्हीं चीज़ों के प्रति एलर्जी करता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, दमा तब बोलते हैं जब वो छाती में इन्फेक्शन एलर्जी करने लगता है, और उसी का पार्ट होता है नाक में, सांस की नली में, कहीं भी एलर्जीज, आँखों में इचिंग होना, शरीर में खारिश होना, ये सब लक्षण है एलर्जी के। दमा उसका एक
फॉर्म है। कई बार ये सारी एक ही मरीज़ में होती हैं, कई बार सिर्फ नाक में एलर्जी होती है, दमा नहीं होता, किन्हीं में दमा ज़्यादा होता है, तो अलग अलग वेरिएशंस हैं। अब ये है कि समय के साथ इवॉल्व इतना हो गया कि पहले हमें कुछ दवाई देके एलर्जी को दबा देते थे। अब हमने कुछ ऐसे नए टेस्ट आ गए हैं जिनसे हम ये जानकारी ले लेते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी है। और पहले अगर हमें पता भी चल जाता था एलर्जी किससे, तो इंजेक्शन के इम्यूनोथेरेपी आती थी। आजकल जीभ के नीचे रखने वाले उसके आ गए हैं इलाज। जो टेस्ट है उसको बोलते हैं स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट, या खून से भी हो सकता है, चमड़ी से भी। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट दी जाती है सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी, यानी जीभ के लिए बहुत ही आसान हो गया है। सो आज के डेट में अगर हमें अंदाज़ा है या मरीज़ को पता है कि उसको एलर्जीज़ हैं, तो उसको डेफिनेटली डॉक्टर पे जाना चाहिए और थोड़ा और एनालिसिस करके देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्या है और उसका क्या इलाज है। तो पहले जो बड़ा नॉन स्पेसिफिक होता था, आजकल वो बहुत ही स्पेसिफिक टू द पॉइंट इलाज होने लगा है। तो एक तरफ एलर्जीज़ तो बढ़ी है डेफिनेटली, जैसा मैं अभी सुना कि वो जंक फूड हो गया या हमारे आसपास के वातावरण में हम ही लोग क्रिएट कर रहे हैं उसको एलर्जी के कारण, वो बढ़ तो गई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इलाज का तरीका भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है और मोस्ट ऑफ द एलर्जीज़ को हम बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अस्थमा और एलर्जी का कैसे रिलेशन रहता है? मतलब ये बिल्कुल ये ना जुड़े हुए हैं आपस में। जो सांस की नली है ना, वो नाक से शुरू होकर गले में लैरिंग्स, ट्रेकिया, दम, लंग्स तक जाती है, तो लगभग अंदर की चमड़ी सेम है। एस्थमा भी उसका ही एक पार्ट है, नाक की छींकें या एलर्जी होना वो भी उसका पार्ट है। कई बार दोनों कोएग्जिस्ट करती हैं, कई बार अलग अलग, और ये थोड़ा जेनेटिक भी होता है। जैसे हम मान रहे हैं ना कि भाई कुछ चीज़ों से हमें एक्सपोजर हुआ हो गया, ये जेनेटिक है काफ़ी। इसमें स्टडीज़ होती हैं भाई क्यों किसी एक में होता है, किसी एक में नहीं होता है। जैसे अपन का ये फंगस की ही है, इधर पंजाब की बेल्ट में या पूरी की पूरी बेल्ट इन्वॉल्व है। पंजाब की बेल्ट में ये ज़्यादा है कि हम देखते हैं वातावरण में सब हैं, फंगस भी, बैक्टीरिया, वायरस सब है, नॉर्मल चीज़ें भी हैं। जिनको स्पेसिफिक फंगस से ही एलर्जी है तो फंगस को रिस्पॉन्ड करने लगेगा, जैसे ही वो हवा में आएगा उसका रिस्पॉन्स होने लगेगा, दमा होना, ये वो। कई बार हमने देखा है कि बच्चे खेलते खेलते किसी एक एरिया में जाते तो वहाँ ज़्यादा हो जाती, तो पौधों में पॉलन से हो जाता है। बहुत ही स्पेसिफिक कारण होते हैं एलर्जीज़ के, तो ये आपस में जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, कई बार बारिश का मौसम होता है और वो ठंडी हवा चलती है, उसमें भी कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, वो किस तरह का? अब जो एक तो है कि आपको उस मौसम में, जो बारिश के मौसम में कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, उससे हो रहा है। और दूसरा ये है कि एक टेम्परेचर की वेरिएशन से भी हो जाता है। वो शरीर के अंदर के रिस्पॉन्सेज हैं, उसमें शायद एलर्जी का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। बॉडी के टेम्परेचर वेरिएशन होने से जो होता है, उसमें बाहर के एलर्जन की ज़रूरत नहीं होती। आपके शरीर के अंदर का सिस्टम में फॉर्मेशन ऐसी होती है कि मौसम बदलने पे कई लोग ऐसा होगा सर्दी में सुबह उठेंगे, सीधे ज़मीन पे पाँव रखते ही उनकी छींकें शुरू हो जाती हैं। सो उसमें एलर्जी बाहरी एलर्जी से नहीं है उसका बोलिए। ये ट्रिगर्स हैं, ये ट्रिगर्स हैं एलर्जी के लिए। मैम, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके बच्चे को, यदि प्रेग्नेंट लेडीज को अस्थमा है तो कितने % चांसेस हैं कि बच्चे को भी अस्थमा हो? तो ये वाला सवाल का जवाब ये लोग देंगे। परिवार में किसी को भी हो तो लगभग 20 से 30% चांसेस रहेंगे। अगर एक जने को है तो रफली हम कहेंगे कि 20% तक। अगर 2 लोगों को है, बोथ पेरेंट्स को है, तो रफली 30-33% चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे को भी एलर्जी हो। ये भी एक सांस का रोग है मैडम, तो क्या परिवारजनों को भी इससे प्रभाव पड़ता है? एक मरीज घर के अंदर है तो दूसरों को भी इससे कितना? नहीं, कम्युनिकेबल नहीं है, इट्स नॉट स्प्रेड नहीं करेगा। जेनेटिक है, जिसका है वो बनावट में है कि उसके रहने से एक दूसरे को नहीं फर्क चाहे पड़ेगा। बच्चा उस पेरेंट के साथ नहीं भी रहता है, बट अगर मदर को है और बच्चे में आने का रिस्क है। मदर से बच्चे में आने का तो सिर्फ है, माँ बाप का नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स का भी। अगर परिवार में दादा दादी या नाना नानी में से भी किसी को है, जेनेटिक तो ये चलता है, chances लेकिन हैं एक कि घर बच्चे को में हो। 10 लोग हों, उनको आपस में एक दूसरे से इन्फेक्शन या ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये अस्थमा है ये भी लंग्स को अफेक्ट करता है, और रिसेंटली जो पेंडेमिक थी कोविड-19 में भी लंग्स ही अफेक्ट होते थे, तो मेडिकल साइंस में क्या कुछ रिसर्च किया है कि फिर से कोई वेव ना आए, और क्या काम चल रहा है सर, थोड़ा बताएंगे इसमें? मेनली तो कोविड की अगर बात करेंगे तो मेन इसका प्रिवेंशन तो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन अपने को प्रॉपर लेना ही है, लेना है। जो आप सरकार ने अब बूस्टर डोज में निकाली है उसको भी लेना चाहिए, उससे कोई हार्म नहीं है।
बाकी अस्थमा और कोविड दोनों अलग अलग चीज़ है बेसिकली। ये अलग पर है। कोविड के बाद एक तो क्या चीज़ है कि देखी जा रही है, वायरस की डिजीज़ थी, अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज़ है बेसिकली। कोविड के बाद दोनों सब लोगों का अस्थमा वर्सन हो गया है। तो अब की बार जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनका अस्थमा काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ आप है। बताएं कि जो इनहेलेशन यूज़ करते हैं लोग, कहते हैं ज़्यादा यूज़ करते हैं घातक होता है, अगर इसमें कितना इफेक्टिव है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक जो सबसे मिनिमम जो स्ट्रेंथ की जो टैबलेट आती है स्टेरॉइड की, वो 5 मिलीग्राम की आती है, और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का इनहेलर आता है 500 माइक्रोग्राम आता है। लेकिन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं। 5 मिलीग्राम को 500 माइक्रोग्राम से इक्वलेट नहीं कर सकते, दोनों की यूनिट्स अलग अलग हैं। 5 मिलीग्राम को अगर हम माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करें तो 5000 माइक्रोग्राम होगा। तो समस्या ये है कि कोई भी व्यक्ति जो ओरल स्टेरॉइड ले रहा है वो 5 मिलीग्राम से कंट्रोल नहीं होगा, वो 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम ले रहा होगा। ठीक है, तो दैट डोज विल कन्वर्ट टू अराउंड 30,000 माइक्रोग्राम ऑफ द डे। ऑन द कंट्रेरी, इन्हेलर से जो पेशेंट को मेडिसिन जा रही है दैट इज़ ओनली 250 माइक्रोग्राम और मैक्सिमम 500 माइक्रोग्राम। तो लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट जो हैं बॉडी पे वो नहीं आएंगे, क्योंकि जो दवाई है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स में जा रही है, बाकी आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा ही नहीं रही। ऑन द कंट्रेरी, टैबलेट जो है वो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को अफेक्ट करेगी जहाँ जहाँ पे ब्लड जा रहा है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में इन्हेलेशन थेरेपी ज़्यादा बेनिफिशियल और कम साइड इफेक्ट्स के साथ रहेगी। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट हैं उनको मेजर करने की क्या यूनिट रहती है? और दूसरा सवाल मेरा मास्क से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों ने मास्क को भी लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट किया था इस पैंडेमिक के दौरान कि ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो वापस छोड़ते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, वही दोबारा हम इनहेल कर लेते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? कॉमन जो पीपल हैं वो डरते हैं इस चीज़ से कि कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा तो इनहेल नहीं कर रहे हैं हम। तो प्लीज़ इसके बारे में। मास्क, कोविड ने एक अच्छी चीज़ की है, वो है मास्क लेना। हमारे अभी लाइफ में पोल्यूटेंट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हम लोग उससे बच नहीं सकते, लेकिन कोविड की वजह से लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। तो जो लोग अस्थमेटिक हैं, एटलीस्ट कुछ परसेंट 20 to 25% उनमें ट्रिगर्स आने के चांसेस कम हो गए हैं। और ये जो सोच है कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं इनहेल नहीं अपने अंदर लेके जा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 लेयर जो मास्क है उसमें पोर्स इतने होते हैं कि वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करवा देते हैं। रूमर नहीं, हाँ, दिस इज़ अ रूमर। कहता है आपके पार्टिकल साइज से डिपेंड करता है कि कितना पार्टिकल साइज है कि वो उस 3 लेयर मास्क से बाहर जा सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल साइज इतना नहीं है कि वो वहीं पे रिटेन रह जाएगा और आप उसको इनहेल कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसा सुनने में आता है, ऐसा भी लोग कहते हैं कि इतना माइक्रो इसका छोटा होता है कि ये नॉर्मल मास्क से भी चला जाता है अंदर हमारे नोस्ट्रिल्स में। तो ऐसा भी, इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा स्पष्टीकरण। नहीं, हम पार्टिकल्स जैसे टीबी का कीटाणु है, टीबी के कीटाणु को हम ज़रूर बोलते हैं कि अगर आपने पहना हुआ किसी और का मास्क लेते हो उसका पार्टिकल साइज इतना है कि वो आपके मास्क पे चिपक जाएगा। आपने किसी और का मास्क पहना तो चांसेस है कि वो आपके अंदर चला जाएगा और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेज हैं, दिस इज़ आर नॉट पार्टिकल्स, दीज आर गैसेज जो एक्सहेल करोगे तो उससे बाहर निकल जाएंगी और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके अंदर जाएंगी तो आपको उससे उसका साइड इफेक्ट होगा। तो मास्क पहनना अस्थमेटिक्स के लिए एक बेटर चीज़ है। मैम, एक क्वेश्चन आपसे, जैसे देखा जाता है अमूमन इनफर्टिलिटी एक बहुत कॉमन दिख रहा है। मेल अगर अस्थमेटिक है तो क्या इनफर्टिलिटी पे भी असर आता है उस चीज़ का, मेल और फीमेल ऐसा? See, there's no direct correlation. It would have more to do with his general condition and health. ऐसे कोई डायरेक्ट कॉरेलेशन नहीं है बिटवीन इनफर्टिलिटी एंड दिस। हाँ, प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें आ गई, बिकॉज आजकल हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को ना हो अस्थमा। अगर हमें अस्थमा है तो लोग ये जानना चाहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस आर देयर कि मदर को कैसे खान पान लेना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए कि जिसमें ना हो। सब अभी शोध में है, डेफिनेट कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं आए हैं, लेकिन आप अगर जनरल एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, ईट मोर ऑफ हेल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल्स, चीनी का इंटेक आप थोड़ा सा अपना कम रखेंगे, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का परहेज नहीं, एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेंगे। घर में जैसे आपका अब नया बच्चा आने वाला होता है तो आप कमरा तैयार करते हैं, आप पेंट करवाते हैं, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। आपको पता चले या न चले, पर उनमें पेंट में एक VOC नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो कि मदर के ब्लड स्ट्रीम में और बच्चे के ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चे में भी जाके असर करेंगे और उनमें एलर्जी को बढ़ावा देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, बट डायरेक्ट इनफर्टिलिटी से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। एक बच्चों के लिए इनहेलर सेफ माना जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली बच्चों के लिए भी उतना ही सेफ़ है जितना अडल्ट्स के लिए। जैसे बात हो रहा था कि जो हम इनहेलर से मेडिसिन पहुंचा रहे हैं लंग्स पे, वो बिल्कुल माइक्रोग्राम्स में है एज़ कम्पेयर टू द मिलीग्राम्स दैट वी टेक ओरली। और बच्चे कई बार
क्योंकि डायग्नोसिस ऐसे मिस हो रहे होते हैं या पेरेंट्स हमारे पास इतना लेट लेकर आते हैं दैट बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पेशली इस सीज़न में। मैम ने सही बोला, पोस्ट कोविड हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे आ रहे हैं एस्मा के जो बहुत सीवियरिटी अपनी बढ़ा कर आ रहे हैं, और ये उनसे पूछा जाए कि इन्हेलर ले रहे थे तो मोस्ट के आंसर मिलते हैं कि जी ठीक हो गया था तो हमने छोड़ दिया। छोड़ना भी आपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछकर ही छोड़ना है। अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डाला गया है, यू कैन नॉट स्टॉप इट इन बिटवीन। आपने पूछकर, एडवाइस लेकर, तर्क लेकर ही कि अब रोकने का टाइम आ गया है तो ही रोकना है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी इसमें, जो आजकल लेटेस्ट जीना गाइडलाइंस है जो हमारी अस्थमा को लेकर थेरेपीज़ बताते हैं और क्या करना चाहिए गाइडलाइंस देते हैं, उसमें ये आ गया है कि आप सिर्फ एक ब्रोंकोडायलेटर जैसे लीवोलिन का इन्हेलर यूज़ करते हैं, वो अकेला यूज़ नहीं करना है आपको, चाहे एक बार करें या लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए आपको स्टीरॉयड देना है। क्योंकि एलर्जी क्या है, ये इन्फ्लेमेशन है, अंदर सूजन होती है आपकी मांसपेशियों में और उसमें ज़्यादा सेक्रीशन होते हैं, आपको इन्फ्लेमेशन दबाना है तो उसके लिए स्टीरॉयड देना बहुत ज़रूरी है। और इनहेल स्टीरॉयड से इसमें बेहतर थेरेपी और कोई नहीं मिलेगी। एक स्टीरॉयड्स को लेके बहुत ज़्यादा मिथ है लोगों में कि स्टीरॉयड जैसे कोई एक हम जहर ले रहे हैं। स्टीरॉयड गलत जगह पे इस्तेमाल, ओवर इस्तेमाल वो गलत है, लेकिन एस्थमा के लिए स्टीरॉयड एक बहुत ही बढ़िया दवाई है और इन्हेलेशन से लो तो उसके रिस्क ना के बराबर। इन्हेलेशनल फॉर्म इतनी सॉफ्ट और मिनिमल डोजेस में आ गई हैं और बच्चों के लिए तो लगभग उससे आधा कर दिया जाता है। सो इट इज़ रियली इजी कि आप स्टीरॉयड को इन्हेलेशनल फॉर्म में लो। एक्चुअली क्या है कि एलर्जी में अब 2-3 अलग मॉलिक्यूल्स चलते हैं। एक तो जो सांस दमे के लिए दवाई ली जाती थी, दूसरा स्टीरॉयड इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए मोंटिलोकास्टिनिक सॉल्ट आ गया। तो रिसर्चेज आ रही हैं कि क्या कॉम्बिनेशंस बनाएं कि कौन से वाली स्थिति से कैसे निपटा जाए। सो अब हमारे पास ऐसा कहें कि बहुत ही बढ़िया टूल्स हैं उसको हैंडल करने के लिए, बस मरीज़ को डॉक्टर तक पहुंचना है। और अभी वेग ट्रीटमेंट नहीं होता है, बहुत स्पेसिफिक इलाज होता है और थोड़ा लंबा समय तक चलता है। पेशेंस रखना चाहिए और पूरा एलर्जी का ट्रीटमेंट भी दे देते हैं तो हम इम्यूनोथेरेपी वगैरह से ना, बहुत ही बढ़िया है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अभी तक की जितनी थेरेपीज़ थी हमारे पास, चाहे इन्हेलर है, स्टीरॉयड है, ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, ये सारे होते हैं ताकि उसको इन्फ्लेमेशन को दबा दे और पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ दे। इसको हम ट्रीटमेंट कहते थे, अभी तक क्योर नाम की चीज़ नहीं थी। बट नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स क्योर। तो जैसे मैडम ने बताया कि स्किन पे टेस्ट करते हैं आजकल देखने के लिए कि किस चीज़ की स्पेसिफिक एलर्जी है और उसके बाद डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी दी जाती है। तो इससे आपका जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ये लगभग 70 to 80% तक कम हो सकते हैं और ये क्योर की तरफ एक मूव है। सो डेफिनेटली अगर आपके बच्चे को अस्थमा या किसी भी प्रकार की एलर्जी, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड देम टू गो अहेड विद द स्किन प्रिक टेस्ट एंड फाइंड आउट कि क्या है। Dr. as far as allergy is concerned, we will see that in the summer there is ratio is increase. As we say about the winter में decrease ना ये नहीं, ऐसा नहीं है। सी इट वेरीज फॉर एवरी रीजन। यहाँ पे खास इस सीज़न में खासकर क्यों है, क्योंकि गेहूं की छटाई होती है, तो ये 2 महीने सबके लिए बहुत बुरे निकलते हैं, खासकर जिनको दमा है। पर ऐसा नहीं है, इट कैन वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। किसी को बारिश में ज़्यादा होता है, किसी को पूरे साल रहता है। 2 तरीके की एलर्जी, एक सीजनल, एक पेरिनियल। सीजनल होती है जो सीज़न से जुड़ी हुई होती है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। यूजुअली लोगों को यही पता होता है जिनको यूजुअली सीजनल होता है। कई पेरिनियल यानी सारा साल। सो उनके कारण एलर्जीज़ के अलग हैं। मैं फिर आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत ही स्पेसिफिक इलाज हो गए हैं आजकल। तो अगर आप सही डॉक्टर पे पहुँच जाते हैं, हम आगे ये भी बता पाते हैं कि आपको किन किन चीज़ों से एलर्जी है, अवॉइडेंस है या इम्यूनोथेरेपी, ये फाइनल इलाज है और दिस इज़ ऑलमोस्ट अ क्योर। हम उसका डेटा रख रहे हैं मरीज़ों का, आप मानेंगे नहीं, 80% मरीज़ आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ द सिम्टम्स इन रूटीन। मे बी 2-4 साल बाद वो आके कह सकते हैं जी हमारा कुछ ऐसा बिल्डअप हुआ है। अदरवाइज अब स्पेसिफिक है, ऑल ऑफ अस आर प्रैक्टिसिंग दैट थिंग कि आप आए तो सही, उसमें हम आपको स्पेसिफिक करके बता पाए। एक बार परिचय करा देंगे डॉक्टर साहब सभी, आप बताइए क्या परिचय? आपका इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर माधुरी मेहता हूँ, डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ENT एंड हेड एंड नेक सर्जरी, नाक कान गला विशेषज्ञ हूँ। जिंदल अस्पताल में पिछले 30 साल से कार्यरत हूँ और मैं जिंदल हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हूँ। सर मैं डॉक्टर प्रियंका इलाहाबादी, मैं पीडियाट्रिक्स में कंसल्टेंट हूँ, बच्चों चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। थैंक यू मैडम। मैं डॉक्टर वीना गुप्ता, मैं भी पीडियाट्रिशियन हूँ, यहाँ पे 20 साल से हूँ। सर मेरा नाम डॉक्टर भूषण बंसल है, मैं फिजिशियन हूँ और मेडिसिन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर इंद्रजीत खुराना हूँ, मैं फिजिशियन हूँ और पिछले
13-14 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर नेहा गर्ग, मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले 5 महीने से मैं इस अस्पताल से जुड़ी हूँ। थैंक यू। हाँ सर। थैंक यू।